गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से आयोजित आज के ऑनलाइन क्लास में मैं उमा तिवारी अंधेरी मनपा माध्यमिक स्कूल टाटा कंपाउंड से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम गणित विषय भाग 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस का थ्योरम। पाइथागोरस का प्रमेय जो है वो हमारा आज का टॉपिक है। आपका ये गणित भाग 2 में दूसरा पार्ट है, जिसके बारे में आज हम देखेंगे कि आपको उस पूरे पार्ट में क्या क्या चीजें हैं जो पढ़नी है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या आपको इस बार के एग्जाम में आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले पाइथागोरस के प्रमेय से शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पाइथागोरस का प्रमेय आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो है क्या हमारा पाइथागोरस का प्रमेय कि अगर कोई समकोण त्रिभुज में है, उसमें जो कर्ण होता है, सबसे बड़ी जो भुजा होती है, उसका वर्ग करने पर और उसकी अन्य दो भुजाएं जो होती है, उनका वर्ग करके अगर उनको जोड़ेंगे तो वो उनका मान बराबर होता है, समान होता है। मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये है हमारा पाइथागोरस का प्रमेय। हमें ये सिद्ध करना है आखिर में ये ऐसे होता कैसे है। ठीक है, तो हम देखेंगे हमें क्या क्या सिद्ध करना है और कैसे सिद्ध करना है। ये देखिए, मान लीजिए ये त्रिभुज है एबीसी, जिसमें से दिया है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का अर्थ क्या होता है कि जो कोण है वो 90 अंश का है। तो कोण एबीसी 90 अंश आपको दिया हुआ है आपके ये प्रमेय में ही। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध ये करना है कि एसी का जो वर्ग है, ये देखिए जो ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा होती है, एसी का वर्ग बराबर होता है एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी और वो रचना क्या है? देखिए, बिंदु बी से भुजा ये जो एसी है इस पर एक लंब डाला, बीडी बीडी खींचा और ये इस पर लंब है। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में हमने एक रचना की है। बिंदु बी से भुजा एसी पर एक लंब खींचा है, मतलब यहाँ पर कोण ए बी सी, बी पर 90 अंश का कोण बना है और ये लंब डाला हमने, तो यहाँ पर कोण ये जो डी है यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बना है क्योंकि ये लंब है। ठीक है, और हम ये ए डैश डी डैश सी, इसका अर्थ क्या है कि यह एक रेखीय है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि ये एक रेखी है, एक लाइन से है। चलिए इसको हम हल करते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में देखिए रेख बीडी लंब कर्ण एसी, हमने ये अभी रचना किया। ठीक है, बीडी जो है वो लंब है एसी पर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको 3 त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज तो हमारे पास था ही, त्रिभुज एबीसी, और जब हमने बीडी लंब खींचा तो क्या हुआ, यहाँ पर 2 त्रिभुज और बन गए। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, समरूप त्रिभुज बी डी सी। समकोण त्रिभुजों की समरूपता से ये जो 3 त्रिभुज यहाँ पर बने हैं वो आपस में समरूप है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 त्रिभुज जो है उनको हम लेते हैं और हल करेंगे। देखिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एडीबी, एबीसी समरूप त्रिभुज एडीबी। तो इसमें क्या क्या सर्वांगसम है? ये दोनों त्रिभुज तो पहले से ही समरूप है, तो अगर समरूप है तो मतलब उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, तो ए बी बटे ए डी बराबर बी सी बटे डी बी बराबर ए सी बटे ए बी। ये क्या है? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। जब त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती है वो उनका जो अनुपात होता है वो आपस में समान होता है। ठीक है, तो हमें इसमें से जो चाहिए हम सिर्फ वही
वही भुजाओं उन्हीं भुजाओं का अनुपात रखेंगे और जो जिसकी हमें जरूरत नहीं है हम उसे नहीं लिखते, ठीक है। जैसे कि मुझे ए बी बटे ए डी ये वाला अनुपात चाहिए, दूसरा ए सी बटे ए बी ये अनुपात चाहिए, ठीक है। तो मैंने सिर्फ वो लिखा है ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए बी। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर ए बी है, यहाँ पर नीचे भी ए बी है, हम इनका तिर्यक गुना करेंगे, ठीक है। ए बी गुणे ए बी तो क्या हो गया, ए बी का वर्ग बराबर ए डी गुणे ए सी, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया है, तिर्यक गुना किया है और इसको मैंने नंबर दिया 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 3 त्रिभुज है जो आपस में समरूप है। कौन कौन से त्रिभुज थे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज बीडीसी। तो हमने ये 2 त्रिभुजों में कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात समानुपात में था, फिर उसके हिसाब से हमने एक समीकरण ला दिया है। यहाँ पर ए बी का वर्ग बराबर है ए डी गुणे ए सी और इसको हमने नंबर दे दिया 1। इसी प्रकार हम दूसरे दोनों त्रिभुज का भी आपस में जो समरूप है उनका लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसी प्रकार त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज बीडीसी, जो बड़ी भुजा है, बड़ा वाला त्रिभुज है वो, और दूसरा छोटा वाला त्रिभुज उसमें हम समरूप देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम वो समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो हमने लिखा फिर से ए बी बटे बी डी बराबर बी सी बटे डी सी बराबर ए सी बटे बी सी, ठीक है। और कारण आपको लिखना जरूरी रहता है कि आप कोई भी चीज कहाँ से आपको मिला है, कैसे लिखा है आपने, वो आपको यहाँ पे कारण लिखना जरूरी रहता है। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं ये। हम इसमें भी वही लिखेंगे भुजाएं जिनकी हमें जरूरत है, ठीक है। जैसे BC बटे DC बराबर AC बटे BC। अब देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, ये BC यहाँ भी है, यहाँ भी है, हम यहाँ पर भी इनका तिर्यक गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, BC का वर्ग बराबर DC गुणे AC। इसको हम नंबर देंगे 2। हमने ऐसे ही एक और समीकरण निकाला है, उसको हमने नंबर दिया है 1। ये हमने एक और समीकरण निकाला, इसको हमने नंबर दिया 2, ठीक है। अब आप जब 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होता है, जब हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होता है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अरे सॉरी, गलती से म्यूट हो गया था। सुने, बीसी का वर्ग, देखिए हमने क्या किया, अब यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 को, ठीक है। तो ए हमारा जो समीकरण 1 था उसमें क्या है, ए बी का वर्ग बराबर ए डी गुणे ए सी था, और ये दूसरा समीकरण जो है उसमें क्या है, बी सी का वर्ग बराबर डी सी गुणे ए सी। हमने देखिए दोनों को जोड़ा तो लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए डी गुणे ए सी प्लस डी सी गुणे ए सी, ठीक है। तो अभी आपके पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस समीकरण में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, वो क्या है, ए सी यहाँ पर भी है और ए सी यहाँ भी है, तो हम ए सी को पहले कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखिए एसी को कॉमन लिया जब हमने यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचा, ए डी प्लस डी सी, ठीक है। और जब हमने रचना किया था तो मैंने इसीलिए आपको बताया था कि ये क्या है, ए डैश डी डैश सी। ये क्यों है, क्योंकि वो एक रेखीय है, लाइन से थे, एक रेखीय थे जब हमने बी डी लंब डाला था, तो इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए जब ए डी प्लस डी सी है तो ये क्या होता है, ये पूरा ए सी के बराबर ही है। आपको मैं एक बार डायग्राम में दिखा देती हूँ, देखिए ए डैश डी डैश सी, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा ए सी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए डी प्लस डी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी, क्योंकि ए डैश डी डैश सी मतलब वो एक रेखीय है और वो उसका मान उसके बराबर ही है, ठीक है।
तो हमारा इतना हो गया। अब AC गुणे AC हमारे पास है यहाँ पर। AC गुणे AC क्या होता है? AC का वर्ग। देखिए हमें क्या मिला उत्तर? AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर है AC के वर्ग के। जब आप त्रिभुज देखेंगे तो आपको जो हमें सिद्ध करना था वो यही सिद्ध करना था कि जो कर्ण है AC का वर्ग है, कर्ण है उसका वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, देखिए हमें सिद्ध यही करना था कि AC का वर्ग बराबर है AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के। हमारा पाइथागोरस का प्रमेय यही होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसे कर्ण कहते हैं, उसका वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस का प्रमेय। अब ऐसे ही हमें है पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम। ठीक है, हम ये देखते हैं कि पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम ये आप कैसे हल कर सकते हैं। पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम क्या होता है? जैसे अभी हमने प्रमेय जो देखा पाइथागोरस का, उसमें क्या था कि कर्ण का वर्ग की समकोण त्रिभुज है। ठीक है, पहले से आपको दिया हुआ है और फिर बोला गया है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन पाइथागोरस का प्रमेय का विलोम क्या होता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, मतलब जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो मतलब हमें प्रमेय के विलोम में जब हम सिद्ध करते तो हमें क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज दिया होता है वह समकोण त्रिभुज है, हमें ऐसा सिद्ध करना है। देखिए हमें ये दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है? साध्य में क्या है कि कोण ABC 90 अंश है, मतलब यहाँ पे ये 90 अंश है। अगर देखिए कभी भी ऐसे अगर होता है तो हमें पता है वो पाइथागोरस का ऐसा है, मतलब वो पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम से जो कोण जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। या अगर 90 अंश दिया है और आप ये सिद्ध कर देते हैं मतलब वो पाइथागोरस का प्रमेय है। ठीक है, हम इसमें भी एक रचना करेंगे, हम एक नया त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, त्रिभुज PQR इस प्रकार खींचिए। हम त्रिभुज एक PQR बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे जिसमें ये जो भुजा AB है वो बराबर होगी PQ के, जो भुजा BC है वो बराबर होगी QR के, और कोण PQR है जो वो होगा 90 अंश। ठीक है, भुजा AB बराबर PQ, यहाँ पे नाम में थोड़ा ये हो गया है, चेंजेस हो गए हैं, तो आप रखिए यहाँ पर PQ और यहाँ पे R रहेगा। ठीक है, तो AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के, और कोण PQR जो है वो 90 अंश है। हमने ऐसा एक और नया त्रिभुज बना लिया है। चलिए हल करते हैं। त्रिभुज PQR में क्या दिया है? कोण Q जो है वो 90 अंश का है। ठीक है, अगर वो 90 अंश का है मतलब हम उसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। ठीक है, PR का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। ये है हमारा पाइथागोरस का प्रमेय। अब हमें पता है ये जो PQ है और QR है वो दोनों किसके बराबर है? देखिए PQ जो है वो किसके बराबर है? AB के, और QR जो है वो किसके बराबर है? BC के। तो हम इसमें लिख सकते हैं PQ की जगह क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं, और QR की जगह हम BC लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जो नए त्रिभुज की रचना की वो इसी प्रकार रचना की है कि उनकी ये जो दो भुजाएं हैं वो बराबर है। ठीक है, तो PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग, इसकी जगह पे हमने क्या लिख लिया? AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, अब ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है कि AB का वर्ग
प्लस बीसी का वर्ग बराबर होता है किसके? देखिए दत्त में आपको दिखाई दे रहा होगा एसी का वर्ग, ठीक है। किसके बराबर है? एसी का वर्ग, एसी स्क्वायर। तो हम इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? एसी स्क्वायर। ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर होता है एसी के वर्ग के, ऐसा हमें दिया हुआ है, ठीक है। मतलब पी आर का वर्ग बराबर हो गया एसी का वर्ग, ठीक है। मतलब पी आर बराबर एसी, अगर आप उसका वर्गमूल कर लेंगे मतलब पी आर बराबर एसी हो गया। तो अब क्या हुआ, आप देखिए दो भुजाएं तो पहले से ही बराबर थी और एक तीसरी भुजा भी हमने बराबर कर दी। मतलब ये जो त्रिभुज है ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो गए, समरूप हो गए। कैसे? भुजा 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 कसौटी से, क्योंकि दो भुजा पहले से ही समान है और एक तीसरी भुजा हमने यहाँ पर समान दिखा दी, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। कौन सी कसौटी से? भुजा 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 कसौटी द्वारा। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में अगर सर्वांगसम है तो क्या होगा? एक एक त्रिभुज में आपको दिया है कि कोण Q जो है, कोण पी क्यू आर जो है वो 90 अंश है। तो अगर कोण पी क्यू आर 90 अंश है मतलब कोण ये जो आपका ए बी सी है ये भी क्या होगा? समकोण त्रिभुज ही होगा। मतलब कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश, ठीक है। तो हमें यही सिद्ध करना था कि आप सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। तो अगर पी क्यू आर भी 90 अंश हो, ए बी सी भी 90 अंश हो गया, मतलब त्रिभुज ए बी सी जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम में हमें क्या सिद्ध करना है कि अगर आपको दिया हुआ है, एक त्रिभुज में दिया हुआ है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, मतलब वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ये है पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम। उसे आप ऐसे सिद्ध करके दिखा सकते हैं। आपको एग्जाम में कोई कोई कभी कभी प्रमेय भी आता है आपको, जिसको हल करना रहता है। अब देखते हैं कि अगला क्या है आपको इस पाठ में। अगला है पाइथागोरस के त्रिक। त्रिक क्या होता है ये आप देखेंगे तो वही चीज है जो पाइथागोरस का प्रमेय जो है, वही सेम चीज कि सबसे बड़ी बड़ी जो भुजा होती है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का त्रिक भी आप देखिए वही सेम चीज लिखा है इसमें भी कि प्राकृत संख्याओं के त्रिक में यदि बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो उन्हें पाइथागोरस का त्रिक कहते हैं, ठीक है। तो त्रिक मतलब उसमें वो 3 नंबर्स रहते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले कि कौन से हैं वो। चलिए एक उदाहरण के द्वारा आपको ये बता देती हूँ मैं। मान लीजिए ये 3 संख्याएं हैं 11, 60 और 61, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है? सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, हमें वर्ग सबका करना है। हम तीनों संख्याओं का वर्ग कर लेते हैं पहले। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 60 का वर्ग 3600 और 61 का वर्ग 3721, ठीक है। फिर क्या बोला है? सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 61। उसका वर्ग कितना है? 3721। हमें अब ये देखना है कि क्या सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बराबर है ये जो अन्य दो छोटी संख्याएं हैं इनके वर्गों के योगफल के। मतलब हम इन दोनों वर्गों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो 11 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग कितना आया? इन दोनों को जोड़ा तो 121 प्लस 3600 बराबर कितना आ गया? 3721। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए 61 का वर्ग भी कितना है? 3721। मतलब जब सबसे बड़ी भुजा का जितना वर्ग है बाकी जो अन्य दो भुजाएं हैं उनका वर्ग करके जब जोड़ा तो उनका भी मान उतना ही आया। और जब ये ऐसा होता है मतलब यह पाइथागोरस का त्रिक है, ठीक है। हमने वही लिखा है यहाँ पर, बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, मतलब यह पाइथागोरस का त्रिक है। कभी और क्या होता है इसमें, मान लीजिए कोई दूसरा नंबर दिया है जिसमें नहीं हो रहा है, बड़ी संख्या का जितना वर्ग है और
अन्य दो संख्याओं के वर्ग को जोड़ने पर उतना नहीं आ रहा है, दोनों समान नहीं आ रहा है, मतलब आप उत्तर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे कि बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है, अतः यह पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा भी आता है एग्जाम में, आपको कभी उत्तर आंसर मिलेगा कि यह पाइथागोरस का त्रिक है, कभी ऐसा भी मिलेगा कि यह पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। ठीक है, अगला है इसमें आपको टॉपिक 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म। ठीक है, तो क्या होता है कि 30, 60, 90 माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म क्या होता है, पहले हम देख लीजिए आप कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है मतलब एक तो माप उसका 90 है, ठीक है, और बाकी दोनों जो है उसमें दिया है कि उसके न्यून कोण कौन से 30 अंश और 60 अंश अगर है, ठीक है, कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से एक का माप तो हो गया 90 क्योंकि वो समकोण त्रिभुज है, और एक कोण का माप है 30 और एक तो 30 अंश के सम्मुख जो भुजा होगी वो कर्ण की लंबाई की आधी होगी। ठीक है, जो 30 अंश की सम्मुख भुजा जो होगी वो कर्ण की लंबाई की आधी होगी, और जो 60 अंश के माप वाले कोण के सम्मुख होगी वो क्या होगी, कर्णी में 3/2 गुना होती है। ये देखिए डायग्राम से, ये तो 90 अंश हो गया, ये 30 अंश है और यहाँ पर कोण n जो है वो 60 अंश है। तो 30 अंश की सम्मुख भुजा कौन सी है, mn। mn जो है वो हाफ होगा, आधा होगा, किसका, कर्ण का, ln का। ठीक है, mn जो है वो आधा होगा ln का, तो mn बराबर क्या लिखेंगे आप, mn बराबर 1/2 ln। तो ln का जितना माप रहेगा mn का माप उसका आधा हो जाएगा। वैसे ही 60 अंश की सम्मुख भुजा कौन सी है 60 अंश की, lm। वो जो है वो कर्णी में 3/2 गुना होता है कर्ण का। ठीक है, तो हम इसमें जब 60 अंश का लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे lm बराबर कर्णी में 3/2 ln। ठीक है, तो ये होता है 30, 60, 90 त्रिभुज का गुणधर्म। ठीक है, अगला है 45, 45, 90 माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म। जैसे अभी आपने 30, 60, 90 का देखा, वैसे ही 45, 45, 90 का त्रिभुज का गुणधर्म भी है। वो क्या होता है कि अगर एक समकोण त्रिभुज है और जो बाकी के उसके जो दो न्यून कोण है वो 45, 45 अंश के हैं, तो अगर आप बोलेंगे कि सम्मुख भुजा, तो दोनों 45 है तो उनकी सम्मुख भुजा वही कोई भी आएगी तो वो उतना ही मान आने वाला है। ठीक है, तो दिया है कि 45, 45 अंश हो तो जो समकोण को समाविष्ट करने वाली प्रत्येक भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई का 1/कर्णी में 2 गुना होता है। ठीक है, देखिए ये 90 अंश है, ये 45 है, ये 45 है, तो क्या है कि समकोण को समाविष्ट करने वाली भुजा कौन सी है, वो XY है और XZ है, ये दोनों भी समकोण को समाविष्ट कर रही हैं। तो XY बराबर भी क्या होगा, 1/कर्णी में 2 ZY, और ये ZX कहिए या XZ कहिए वह सेम चीज है। XZ बराबर भी 1/कर्णी में 2 ZY। क्या है कि समकोण को समाविष्ट करने वाली जो दोनों भुजा है वो 1/कर्णी में 2 गुना होती है कर्ण की। ठीक है, ये हो गया हमारा 45, 45, 90 वाले त्रिभुज का गुणधर्म। आपको इसके ऊपर आधारित प्रश्न भी आते हैं, मैंने आगे एक एक प्रश्न लिखे हैं आपको इसके ऊपर आधारित। अगला है समरूपता और समकोण त्रिभुज, कि अगर समरूप है और समकोण त्रिभुज है तो उसका प्रमेय क्या है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब से निर्मित दोनों त्रिभुज परस्पर तथा मूल समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं। इसका प्रयोग मैंने आपको जब पाइथागोरस का प्रमेय कर रहे थे तो उसमें हमने इसका उपयोग किया हुआ है।
ठीक है। तो देखिए ये प्रमेय क्या कह रहा है कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और कर्ण पर एक शीर्षलंब खींचा गया है, तो इससे जो दो बाकी के और त्रिभुज बन रहे हैं, ये सब तीनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप होते हैं। ठीक है? तीनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। त्रिभुज एडीबी, त्रिभुज बीडीसी, ये तीनों आपस में समरूप है। हमें ये प्रमेय को सिद्ध करना है। तो आपको दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास है और क्या हमें सिद्ध करना है और कैसे सिद्ध करना है। त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर 90 अंश दिया है और दिया है कि बीडी जो है वो एसी पर लंब है। देखिए बीडी जो है वो एसी पर लंब है और फिर से ये एक रेखीय ए डैश डी डैश सी। और सिद्ध क्या करना है, मैं सिद्ध करना है, देखिए तीन चीजें सिद्ध करनी है। त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ये जो एक त्रिभुज छोटा त्रिभुज है वो बड़े त्रिभुज के समरूप है। फिर दूसरा सिद्ध करना है कि ये जो दूसरा छोटा त्रिभुज है ये भी बड़े त्रिभुज के समरूप है। और तीसरा सिद्ध करना है कि त्रिभुज ये जो दोनों आप छोटे त्रिभुज है वो आपस में समरूप है। तो त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज बीडीसी, हमें ये तीनों चीजें सिद्ध करनी है कि ये तीन जो त्रिभुज है वो आपस में एक दूसरे से समरूप है। तो पहले हम दो त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एबीसी। देखिए हमने ये त्रिभुज लिया है ए डी बी और बड़ा त्रिभुज ए बी सी, हमने ये दोनों त्रिभुज लिया है। इसमें से हम देखते हैं कि क्या क्या सर्वांग है हमारे पास, क्या क्या दिया है। तो देखिए कोण डी ए बी सर्वांग कोण बी ए सी। कैसे, क्यों, क्योंकि ये जो कोण ए है वो दोनों में है, दोनों त्रिभुज में है, ठीक है। ये जो कोण ए है वो दोनों में है, मतलब सामान्य है। वो छोटे वाले त्रिभुज एडीबी में भी है और बड़े त्रिभुज एबीसी में भी है, मतलब वो सामान्य कोण है। तो कोण डीएबी सर्वांग कोण बीएसी, कारण आप लिखेंगे सामान्य कोण, ठीक है। दूसरा है कोण ए डी बी सर्वांग कोण क्या है, 90 अंश के कोण है, ठीक है। ये कोण डी भी 90 अंश का है और कोण बी भी 90 अंश का है, इसलिए वो आपस में दोनों सर्वांग है। कारण क्या लिखा हमने, प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो त्रिभुज में दो कोण जब सर्वांग हो गए, मतलब वो दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। तो इसलिए त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज एबीसी। कारण क्या आएगा, कोण कोण कसौटी, को कसौटी द्वारा ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध हो गए, ठीक है। तो इसको हमने नंबर दे दिया है ए। हमारा ये जो पहला है वो हमने सिद्ध कर लिया। हम इसी प्रकार दूसरा भी कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। उसी प्रकार त्रिभुज बीडीसी और त्रिभुज एबीसी में कोण बीसीडी सर्वांग कोण एसीबी। एक मिनट, देखिए त्रिभुज बीडीसी और त्रिभुज एबीसी में, ये छोटा त्रिभुज बीडीसी और बड़ा त्रिभुज एबीसी में कोण बीसीडी सर्वांग कोण एसीबी, सर्वांग कोण एसीबी। जैसे हम जब ये त्रिभुज देख रहे थे तो कोण ए दोनों में था, सामान्य था, वैसे ही अब आप देखेंगे ये जो कोण सी है वो दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो ये कोण सी जो है वो सामान्य है दोनों में, इसलिए कोण बीसीडी सर्वांग कोण एसीबी, ये कारण हो गया सामान्य कोण, ठीक है। वैसे ही आप देखिए कोण बी डी सी सर्वांग कोण ए बी सी, कारण प्रत्येक कोण 90 अंश, कोण डी 90 अंश का है और कोण बी भी 90 अंश का है। तो इसलिए कारण लिख दिया हमने, प्रत्येक कोण 90 अंश और ये कोण आपस में सर्वांग हो गए।
देखिए दो कोण सर्वांग सम हो गए, मतलब ये आपस में क्या है, समरूप हो गए। कारण को कसौटी, ठीक है। देखिए को त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी, कारण आ गया को कसौटी, और इसको हमने नंबर दिया है 2, ठीक है। तो हमने देखिए हमारा जो कथन 1 है उसमें हमने लिखा है त्रिभुज एडीबी समरूप है त्रिभुज एबीसी के, ठीक है। और जो दूसरा लिखा है उसमें हमने लिखा है कि त्रिभुज बीडीसी समरूप है त्रिभुज एबीसी के। तो दोनों में क्या है, एबीसी एबीसी तो आया ही है, और एबीसी अगर एडीसी के बराबर है और एबीसी अगर बीडीसी के बराबर है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समरूप ही होंगे। इसलिए त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज बीडीसी 1 तथा 2 से, इसको हमने नंबर दिया 3, ठीक है। मतलब ये तीनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप हुए, कैसे, संक्रमकता से, कि अगर त्रिभुज एडीबी समरूप है त्रिभुज बीडीसी के, त्रिभुज बीडीसी समरूप है त्रिभुज एबीसी के, तो ये तीनों भी आपस में समरूप ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कि समरूपता और समकोण त्रिभुज का जो प्रमेय है वो आपको कैसे हल करना है। अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप ये इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, बट बहुत ही आसान था ये। अगला है ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। देखिए समकोण त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से कर्ण पर खींचा गया लंब रेखाखंड कर्ण द्वारा विभाजित होने वाले रेखाखंडों का ज्यामितीय माध्य होता है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है और बोला गया है कि शीर्ष बिंदु से कर्ण पर जो लंब खींचा गया रहता है वो, ये जो विभाजित होते हैं, जो कर्ण द्वारा विभाजित होने वाले जो रेखाखंड है वो उनका ज्यामितीय माध्य होता है। देखिए समकोण त्रिभुज PQR में रेख QS जो है वो लंब है कर्ण PR पर, ठीक है। और यहाँ पे जो दो त्रिभुज बने हैं, वैसे 3 त्रिभुज बने हैं पहले से, एक त्रिभुज तो था ही, और 2 त्रिभुज बने हैं, वो क्या है, आपस में समरूप है। हमने अभी अभी उसका प्रमेय देखा, ठीक है, कि वो तीनों आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो त्रिभुज QSR समरूप त्रिभुज PSQ, QSR समरूप त्रिभुज PSQ, समकोण त्रिभुजों की समरूपता के प्रमेय से, ठीक है। तो ये आपस में समरूप है, मतलब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। इसलिए QS बटे PS बराबर SR बटे SQ। हमें नाम कैसे चाहिए, हम इसके हिसाब से वो बस चेंज कर रही हूँ मैं, और कुछ नहीं है। QS बटे PS बराबर SR बटे QS लिखा SQ की जगह। क्यों लिखा, यहाँ पर QS है और यहाँ पर भी QS होगा, तो इनको हम जब गुना करेंगे तो QS का वर्ग लिख लेंगे। इसलिए जब तिरक गुना किया हमने तो क्या हुआ, QS गुणे QS का वर्ग हो गया बराबर PS गुणे SR। तो हमें सिद्ध यही करना था। देखिए ये क्या है, शीर्ष लंब QS यह एक PS और एक SR का ज्यामितीय माध्य है, ठीक है। तो QS का जो वर्ग है वो बराबर है PS गुणे SR के। आपको इसके ऊपर भी आधारित प्रश्न आते हैं। अगला जो है पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोजन, और इसके बाद जो है अपोलोनियस का प्रमेय, ये आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि ये जो पाइथागोरस के प्रमेय है उसका उपयोजन कहाँ पर होता है, ठीक है। देखिए हमारा क्या है कि पाइथागोरस के प्रमेय में समकोण त्रिभुज का कर्ण और समकोण बनाने वाली भुजाओं में परस्पर संबंध, अर्थात समकोण की समूह भुजा और जो अन्य दो भुजाएं हैं उनमें संबंध बताए गए हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में अगर न्यूनकोण की समूह भुजा का अन्य दो भुजाओं से संबंध एक ऐसा उपयोग होता है, और दूसरा वैसे ही अधिक कोण की समूह भुजा का अन्य दो भुजाओं से क्या संबंध होता है, ऐसा पाइथागोरस के प्रमेय से निश्चित किया जा सकता है।
आपको इसके ऊपर आधारित कोई प्रश्न नहीं आने वाले हैं, तो इसलिए हम ये टॉपिक नहीं करेंगे अभी ज्यादा। अगला है अपोलोनियस का प्रमेय। देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी में बिंदु M भुजा BC का मध्य बिंदु हो, ये त्रिभुज एबीसी है, ये जो बिंदु M है वो BC का मध्य बिंदु हो, तो AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर 2AM का वर्ग प्लस 2BM का वर्ग, ये होता है अपोलोनियस का प्रयोग। पहले आप इसके ऊपर भी सम्स आते थे, लेकिन इस बार भी यह आपके सिलेबस से कम कर दिया गया है, तो आपको इसके ऊपर आधारित प्रश्न नहीं आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, जो आपको आने वाले हैं आपके एग्जाम में उसके ऊपर आधारित यह प्रश्न है। जैसे किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः 9 सेमी तथा 12 सेमी हो, तो उस त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सम है कि एक त्रिभुज दिया है और समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं उनका मान दिया हुआ है, और आपको जो तीसरी भुजा है उसका मान ज्ञात करना है। तो आप ऐसा सम पहले से ही करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सीधे 10वीं में कर रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यह एक जो त्रिभुज दिया है वो ABC है। ठीक है, इसलिए माना ताकि वो सम हल करने में आसानी हो जाए। तो उसमें कोण B जो है 90 अंश है, AB बराबर 9 है और BC बराबर 12 है, मतलब AC का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर कितना है 90 अंश, क्योंकि समकोण त्रिभुज दिया है। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, तो हमें AC का वर्ग तो ज्ञात करना है, बोला है कि त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, ये जो AC है ये क्या है, कर्ण ही है। AB का मान कितना है 9, BC का मान कितना है 12, तो 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना आता है 81 और 12 का वर्ग 144, उनको जोड़ेंगे कितना आया 225। AC का वर्ग कितना आया है 225, क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे, तो कितना आ गया AC बराबर 15, मतलब त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी आ गई 15 सेमी। त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 15 सेमी है। आसान सा सम है ये आपको, जिसमें हमने पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग किया है। ठीक है, वैसे ही ये देखिए ये क्या करना है, जैसे हमने सम किया एक कि पाइथागोरस के त्रिक पहचानना है आपको कि ये है या नहीं है, ये पाइथागोरस का त्रिक है या नहीं। जैसे 3, 4 और 5 है, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 24, 25 और 7 कि ये जो है 3 संख्या है जो आपको दी गई त्रिक, क्या ये पाइथागोरस के त्रिक है कि नहीं। तो कैसे पहचानेंगे, हम स्टार्टिंग में ही आपको बताया, मैंने आपको एक और सम हल करके बता देती हूँ कैसे करना है। तो दूसरा सम है, देखिए आकृति दिया हुआ है, ये त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश का है, कोण A 30 अंश का है, तो कोण C जो है वो 60 अंश का ही होगा। ठीक है, और उसमें दिया है कि AC का मान बराबर 14, AC जो है ये दिया हुआ है आपको 14, और आपको क्या ज्ञात करना है, AB का मान ज्ञात करना है और BC का मान ज्ञात करना है। मैंने बताया था कि ये क्या है 30, 60, 90 वाले त्रिभुज का गुणधर्म इसमें लगाना है कि 30 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है वो क्या होती है, आधी होती है, किसकी, कर्ण की। मतलब BC बराबर, आपके देखिए BC आपको जब याद करना है तो आप क्या लिखेंगे, BC बराबर 1/2 AC। ठीक है, देखिए आप लिख सकते हैं BC बराबर 1/2 क्या है यहाँ पर AC। ठीक है, AC।
AC का मान कितना है, अगली लाइन में आप जाके AC का मान उसकी जगह पर डाल सकते हैं। AC का मान आपको सम में दिया हुआ है कितना, 14। तो AC की जगह पे आप लिख लेंगे 14, 1/2 गुने 14। 1/2 है तो ये नीचे 2 है तो 2 से 14 कट जाएगा, कितना आएगा, तो 2 से जब 14 काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, तो कितना गया 7। 2 7 14 होता है, तो मतलब आपका BC बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, उसी प्रकार आपको देखिए दिया है कि AB का मान भी ज्ञात करना है। तो ये देखिए AB जो है वो क्या है, 60 अंश की सम्मुख भुजा है, 60 अंश की सम्मुख भुजा। तो इसके लिए क्या बताया था कि 60 अंश की सम्मुख भुजा जो होती है वो कर्णी में 3/2 गुना होती है कर्ण की। ठीक है, तो आप लिखेंगे AB बराबर कर्णी में 3/2। ठीक है, कर्णी में 2 होना वो कर्ण का नाम क्या है AC। वैसे ही फिर कर्णी में 3/2 गुने कितना 14। ठीक है, गुने 14, इसको भी 2 से कटेगा, ये भी 2 7 14, तो आपको उत्तर कितना आ जाएगा, ऊपर तो 7 और कर्णी में 3। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ गया 7 कर्णी में 3। ये देखिए ये हो गया, ये है हमारा 30 अंश की सम्मुख भुजा का उत्तर और ये है हमारा 60 अंश की सम्मुख भुजा का उत्तर। ठीक है, आप इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। वैसे ही तीसरा सम है यहाँ पर कि त्रिभुज ABC में AD जो है वो लंब है BC पर, कोण C और कोण B जो है वो क्या है, नहीं, कोण C जो है वो 45 अंश है, BD का मान आपको दिया है 5, AC का मान दिया है आपको 8, 8 कर्णी में 2 है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8 कर्णी में 2 है, तो AD और BC का मान ज्ञात कीजिए। हमें AD और BC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इसमें 45 45 90 का गुणधर्म का प्रयोग करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने बोला कि ये वाला एक हम हल करते हैं जो पाइथागोरस। देखिए कैसे हल कर सकते हैं, जैसे दिया है आपको ये 3 4 और 5, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 5 12 और 13। चलिए हम 5 12 और 13 वाला करते हैं, 5 12 और 13। ठीक है, तो क्या ये पाइथागोरस का ट्रिक है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है, पहले हम सबका वर्ग कर लेंगे। 5 का वर्ग 3 मिनट हाँ बाकी है सर, मैडम, 2 मिनट बाकी है अभी। ओके सर, ओके ठीक है। ठीक है, मैंने आपको ये समझाया हुआ है, तो ये तो मैं वापस से उसी पर बता देती हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए ऐसे ही आप कर सकते हैं, वर्ग करेंगे, तीनों भुजाओं जो तीनों संख्याएं दी रहेंगी, जो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग जितना रहेगा उतना आना चाहिए जो बाकी के दोनों संख्याएं हैं उनका वर्ग करके जोड़ने पर, क्योंकि अगर आता है मतलब वो पाइथागोरस का ट्रिक है, नहीं आता है मतलब वो पाइथागोरस का ट्रिक नहीं है। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछो बेटा।